हाँ मित्रों, आप सबको नमस्कार। मैं प्रोफेसर विजय कुमार भागलपुर विश्वविद्यालय में गांधी विचार विभाग में अध्यक्ष हूँ। सर्वप्रथम बीएनएमयू के तमाम दोस्तों, मित्रों, शुभचिंतकों को साधुवाद कि वो हमें मंच प्रदान करते हैं इस बात के लिए कि समसामयिक विषयों पर मैं अपनी बात रख सकूं। आज का विषय है पर्यावरणीय संकट का गांधीवादी समाधान। मित्रों, एक समझदारी के स्तर पर आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि गांधीवादी शब्द गांधी स्वयं पसंद नहीं करते थे, इसलिए हम लोग विषय को इस रूप में समझें कि पर्यावरणीय संकट का गांधी दृष्टि से समाधान। आज के इस विषय पर बातचीत को हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि अभी आम तौर पर दुनिया में पढ़े लिखे लोगों में, अधिकांश लोगों में, सामान्य समाज में जब पर्यावरण की बात आती है तो उनकी नज़र वृक्षारोपण से लेके थोड़े बहुत जीवन में तब्दीलियों तक ही जाती है। वो ये समझते हैं कि जीवन जैसा चल रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है, अब इसमें थोड़ा सा समाधान अगर कर दिया जाए, थोड़े से तकनीकी प्रयोग कर दिए जाएं, थोड़े से दवा दारू के उपयोग कर दिए जाएं, तो पर्यावरण ठीक हो जाएगा। कुछ कानून बना दिए जाएं तो पर्यावरण ठीक हो जाएगा। यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ी सी कमी है तकनीकी दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से। इसको अगर दुरुस्त कर दिया जाए तो माना जाता है कि ठीक ठाक है। वस्तुतः पर्यावरण वह नहीं है। मित्रों, पर्यावरण जब हम कहते हैं तो वह एक स्थिति होती है, प्रकृति की स्थिति होती है। और प्रकृति में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सिद्धांत है, ये दोनों विज्ञान सम्मत सिद्धांत हैं और इस सिद्धांत का अनुपालन प्रकृति करती है। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारे आसपास के लोग, उनके मन की स्थिति, उनके आत्मा की स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति, न केवल मनुष्य बल्कि मनुष्य से इतर जो प्राणी जगत है, जो जड़ है और अचल भी है, स्थिर भी है, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, हमारा जीवन का दृष्टिकोण, हमारे रहने सहने, उठने बैठने, खाने पीने के जो सारे तौर तरीके हैं, इसका प्रकृति से गहरा रिश्ता है। और अगर ये रिश्ता मन, शरीर और आत्मा के स्तर पर संतुलित होता है तो माना जाता है कि हम स्वच्छ हैं, स्वस्थ हैं। स्वच्छ हैं और स्वस्थ हैं तो आनंदित भी हैं, और अगर आनंद पूर्वक जीवन चल रहा है तो पर्यावरण का मतलब संतुलित है। आज का जो बौद्धिक जगत है, जिनकी दावेदारी विज्ञान को लेकर और तकनीक को लेकर बहुत जबरदस्त है, उनकी यह भी दावेदारी है कि जो प्राचीन में चीजें आई वो पूर्ण नहीं थी, असंतुलित थी, अवैज्ञानिक थी, अप्राकृतिक थी। समझ है। और जब दुनिया भर के बड़े लोग पर्यावरण पर चर्चा, तो वो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, प्राकृतिक असंतुलन से आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
नदियां गंदी हो गई हैं तो वो सोचते हैं कि हम थोड़ा सा इसमें कोई तकनीकी बदलाव कर देंगे तो नदियां साफ हो जाएंगी। कारखानों से जो चीजें उत्सर्जित हो रही हैं उसमें इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर जैसा मशीन लगा देंगे तो हम प्रदूषण से मुक्त हो जाएंगे। एक दृष्टिकोण यह है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि जब हम पर्यावरण संकट पर विचार करते हैं तो इसके लिए हम दोषी किसको ठहराते हैं। हम कुछ छोटे छोटे उदाहरणों से बात करेंगे आपसे। जब गंगा के प्रदूषण पर बात होती है तो आमतौर पर व्यवस्था और जो बड़े लोग माने जाते हैं, विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से जो जानकार लोग माने जाते हैं, उनकी इच्छा होती है और उनकी नज़र होती है, उनकी समझ होती है और उनका व्यवहार भी होता है कि वो आमतौर पर नदी किनारे बसने वाले किसान, मजदूर, कारीगर और मछुआरों को, मल्लाहों को दोषी मान लेते हैं। अभी 15 अगस्त को हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने डॉल्फिन के संरक्षण की बात की। मित्रों, डॉल्फिन की प्रकृति होती है कि वो स्वच्छ पानी में ही निवास करती है और जहां पानी का ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है वहां डॉल्फिन का जीना मुश्किल हो जाता है। अभी आपने सुना होगा कि ये जो अपना कोरोना काल चल रहा है, इस पूरे दौर में मीडिया में खबरें आई, टेलीविज़न पर खबरें आई कि पंजाब के जालंधर शहर से हिमालय दिखने लगा, बिहार के भी कई इलाकों से हिमालय का शीर्ष दिखने लगा, गंगा का पानी एकदम शुद्ध हो गया। कल ही मैं देख रहा था, हमारे बड़े मित्र और बड़े विचारक भरत झुनझुनवाला ने लिखा है कि वो 20 लोगों पर अभी प्रयोग कर रहे हैं गंगा जल के सेवन का, जिसमें से 8 लोग उनके अनुसार गंगा जल के सेवन से कोरोना से मुक्त हुए हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि 1 लोगों पर साइड इफेक्ट पड़ा है, बाकी जो 11 लोगों के हैं वो प्रयोग चल रहे हैं। अब ये इस तरह की तमाम चीजें हैं। जब हम पर्यावरण संकट पर विचार करते हैं तो पर्यावरण का दृष्टिकोण जो है, पर्यावरण का जो सही अर्थ है वो एक नैसर्गिक अर्थ है, यानी एक नैसर्गिक स्थितियों में निसर्ग की स्थिति, वह स्थिति प्राप्त करना जिसको हमने कहा कि शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर आनंद की अनुभूति, स्फूर्ति का संचार हर चीज में होता रहे, तो हम समझेंगे कि पर्यावरण दुरुस्त है। तो आज जब हम पर्यावरण संकट पर विचार करते हैं और उसके निदान के बारे में सोचते हैं तो तकनीकी प्रयोग तक जाते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं तो वृक्षारोपण तक जाते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं तो कुछ पाबंदियों की घोषणा करते हैं, पॉलीथीन पर पाबंदी, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, जरूरी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम पर्यावरण संकट की बात करते हैं तो पर्यावरण का संकट जितना गहरा है उसका समाधान भी उतना ही गहरा है और सूक्ष्म है। और पर्यावरण के संकट पर विचार करते समय हमको आधुनिक दौर के तमाम तौर तरीकों, तमाम नीतियों, तमाम आचरणों, तमाम नियत
पर विचार करना पड़ेगा। हमारे जीवन से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं, इन तमाम चीजों में संतुलन की अवस्था का मतलब है पर्यावरण का संतुलन, वातावरण का संतुलन, आबो हवा का संतुलन, खान पान का संतुलन, रहन सहन का संतुलन, बोलचाल का संतुलन। ये सब कुछ मिलाकर पर्यावरण बनता है। और ये मानकर चलना पड़ता है कि ना केवल मनुष्य बल्कि मनुष्येतर प्राणी जगत, हम सभी के सभी इस प्रकृति पर आश्रित हैं। हमारा इस प्रकृति के साथ अन्योनाश्रय संबंध है। और यह जो अन्योनाश्रय संबंध है वो दो कारणों से महत्वपूर्ण है, जो विज्ञान के सूत्र हैं कि प्रकृति रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने पास रखी है, और दूसरा कि थ्योरी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, परस्पर अवलंबन का सिद्धांत लागू होता है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं और तब हम जब गांधी को सामने लाते हैं तो एक अलग चीजें सामने आती हैं। आज हमारे विकास की एक नीति है और विकास की बहुत छोटी सी परिभाषा भी हम लेकर जीते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि सड़कें बन गई, मकान बन गए, कारखाने लग गए, पीने के पानी के लिए चापाकल आ गए, बोरिंग लग गए, हमारे घर में वो कैंट मशीन आ गई, तो हम मान लेते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से हम सुरक्षित हैं और पर्यावरण संतुलित है। लेकिन जब हम पर्यावरण पर गंभीरता से विचार करते हैं तो हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं। 90 के दशक में जब माननीय मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लाल किले के प्राचीर से बोलते हुए कहा कि अगले स्वतंत्रता दिवस से पूरे देश को में आयोडाइज्ड नमक उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब ये जो आयोडाइज्ड नमक है, इसकी अपनी भूमिका मनुष्य और प्रकृति के जीवन में है। अब ये जो नमक है, तो उस जमाने में सादा नमक बनाम आयोडाइज्ड नमक का बड़ा भारी बहस शुरू हुआ। माना यह जाता है कि आयोडीन की कमी के कारण घेघा, मानसिक और शारीरिक दुर्बलताएं पैदा होती हैं। देखा गया, बड़े बड़े विचारकों ने रिपोर्ट दिया और उन्होंने कहा कि भारत में 2% आबादी ऐसी है जिसको आयोडाइज्ड की कमी होती है। अब सरकार ने घोषणा कर दिया कि सभी 100% लोगों को आयोडाइज्ड नमक खिलाना पड़ेगा। खिलाएंगे। अब सामान्य तौर पर कोई भी कह सकता है कि आयोडाइज्ड नमक जरूरत है शरीर की। भाई 2% को ही कमी थी, 98% लोगों को जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका आयोडीन प्राकृतिक चीजों से उतना उनको मिल जाता था जितना शरीर को जरूरत है। लेकिन सरकार है, फैसले हो गए, लागू भी हो गए, बड़ी लड़ाई चली और अब तो लोगों के दिमाग में नमक का मतलब आयोडाइज्ड नमक है। उस समय के वैज्ञानिकों ने, उस समय के कई डॉक्टरों ने इस बात को रेखांकित किया था कि यह सही फैसला नहीं है, इसके साइड इफेक्ट। आयोडीन एक दवा है, नमक हमारे भोजन का हिस्सा है। हम साधारण नमक लेते हैं और जिनको आयोडीन की कमी होती है उनको दवा के रूप में दे सकते हैं। लेकिन हम नीति बनाते हैं कि सबको आयोडाइज्ड नमक खाए, और जब आयोडाइज्ड नमक की बात उठती है तो साधारण नमक जिसके निर्माण का गुण, निर्माण का तरीका, निर्माण का तंत्र, व्यापार का तंत्र सामान्य लोगों के हाथ में था, वो अचानक छीनकर कुछ बड़े लोगों के हाथ चली जाती है, बड़ी कंपनियों के हाथ में चली जाती है, और अचानक
4 रुपये 2 रुपये किलो बिकने वाला साधारण नमक, जिसे हम खाकर हजारों साल से जी रहे थे, ना केवल हम खा रहे थे बल्कि पशुओं को भी खिला रहे थे, पेड़ पौधों में भी दे रहे थे, नारियल की खेती में भी दे रहे थे, वो अचानक 20 रुपये किलो हो जाता है। ये जो व्यापार का खेल है, ये जो दवा दारू और स्वास्थ्य सुधार के नाम पर पूरा का पूरा तंत्र है, पर्यावरण पर विचार करते समय इस पर विचार करना पड़ेगा। क्या बात है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के 25 साल तक संपादक रहे रिचर्ड स्मिथ ने लिखा है, रहस्योद्घाटन किया है कि किस तरह से बाजार में मौजूद बड़ी बड़ी कंपनियां व्यापार के लिए वैज्ञानिक तथ्यों में उलटफेर करती हैं, शोध में उलटफेर करती हैं, और ये खेल बाजार बदस्तूर खेलता रहता है। तो मित्रों, विज्ञान का दौर जब आया, औद्योगिक सभ्यता का दौर जब आया, आधुनिक सभ्यता जब आई, तो उसने परंपरा की तमाम चीजों को खारिज कर दिया। हम आज जब गांधी दृष्टि से पर्यावरण संकट पर विचार करते हैं तो एक बात साफ करने की जरूरत है। गांधी दूर दूर तक भी परंपरा के अंधविश्वास और अवैज्ञानिक चीजों पर भरोसा नहीं करते थे, परंपरा की बुराइयों के खिलाफ थे, लेकिन मजबूती से वो परंपरा की अच्छाइयों के पक्ष में भी थे। तो हमने परंपरा के बहिष्कार के नाम पर परंपरा की अच्छाइयों को भी छोड़ दिया, और बुराइयां तो आज भी कितनी लाखों की संख्या में धरी हुई हैं, जिसके बारे में हम आज आपका समय नहीं लेंगे, उसको आप समझ रहे हैं। चाहे वो हमारी छोटी मानसिकता हो, चाहे हमारा औरतों के प्रति दृष्टिकोण हो, समाज के कमजोर जातियों के प्रति दृष्टिकोण हो, समाज के गरीब लोगों के प्रति दृष्टिकोण हो, समाज के मेहनतकश लोगों के प्रति दृष्टिकोण हो, ये परंपरा की बुराइयां हैं। इसे तो हम आज भी ढो रहे हैं, लेकिन परंपरा में जो अच्छाई थी, जिसे गांधी देख पाए थे अपने समय में, उस अच्छाई को हमने भुला दिया, और इसमें विज्ञानवादियों की बड़ी भूमिका रही। दूसरी तरफ भी हुआ। बेशक विज्ञान में बहुत सारी अच्छी, और हमको हर हमेशा अपने चिरंतन और पुरातन सूत्र को याद रखते हुए अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमारे पुरखे कहते हैं, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं उसे आने दो। तो विज्ञान में जो अच्छी चीजें हैं उसको आने देने की जरूरत है। तो एक सार्वभौम सत्य, एक सार्वभौम सूत्र यह निकलता है कि हम जब पर्यावरण संकट पर विचार करने बैठते हैं तो प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में, परंपरा की अच्छाइयां और आधुनिकता की अच्छाइयां, इस दोनों को बचाकर चलने की जरूरत है, मिलाकर चलने की जरूरत है। उतनी मजबूती से परंपरा की बुराइयों के बहिष्कार की जरूरत है, और आधुनिकता के भी बुराई और अंधविश्वास से मुकाबला करने की जरूरत है। संकट यह है मित्रों कि आज परंपरा की बुराइयां और आधुनिकता की बुराइयों ने आपस में मेल कर लिया है, और ये दोनों बुराइयां बाजार में जो उस अर्थशास्त्र के प्रणेता बैठे हुए हैं, जिनका काम और सोच, मन और मिजाज है कि जो कुछ विकास का काम होगा, जो कुछ उत्पादन का काम होगा, उसके केंद्र में मुनाफा होगा, और केवल मुनाफे के लिए, अत्यधिक उपभोग और अत्यधिक उत्पादन के लिए सारे तंत्र विकसित किए जाएंगे। पर्यावरण जैसी चीजों पर कोई विचार नहीं करते हैं, यानी पूंजी का एक होर पैदा हो गया।
और पूंजी के इसी होर को गांधी दृष्टि से जब हम देखें तो हम मानते हैं कि पूंजी का पाप आज हम सब पर और पूरी दुनिया के विकास पर सर चढ़कर बोल रहा है। तो पर्यावरण संकट का एक चेहरा पूंजी का पाप है, दूसरा चेहरा धरती का ताप है जो कुछ असंतुलन हुए हैं। मित्रों, इसी तरह से जब हम गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन में तनाव है, हिंसा है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, अभाव है, ईर्ष्या है, द्वेष है। इसका गहरा रिश्ता प्रकृति से है और पर्यावरण से है। हम जिस तरह के जीवन जीने के लिए बाध्य हैं, उस जीवन का कुल परिणाम यही निकलता है। तो मित्रों, मैंने एक थोड़ी सी चर्चा करके आपसे ये निवेदन किया कि पर्यावरण को समझते समय हम केवल उसको आर्थिक गतिविधि तक नहीं समझें, बल्कि जन्म से मृत्यु तक के तमाम क्रियाकलापों में हम अच्छाई को लेकर अगर नहीं चल पाते हैं और बुराइयों का संग्रह बना लेते हैं तो पर्यावरण का संकट वहाँ पैदा होगा। आज जिसे हम आधुनिक सभ्यता कहते हैं, हमने विकास की नीतियाँ बनाई हैं, अलग जीवन के अलग अलग आयामों में हम विकसित हुए हैं। हमारी ताकत इतनी आज बढ़ी है, खासकर तकनीकी विकास के कारण, कि हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक तमाम संसाधन मुहैया करा सकते हैं, तमाम सुविधाएं जुटा सकते हैं। लेकिन आप गौर से जरा देखें, कितनी अकूत क्षमता के बावजूद पिछले समय के मुकाबले भूखमरी बढ़ी है, विषमता की खाई चौड़ी हुई है, गांव और शहरों के बीच दूरियां बढ़ी हैं, गरीब और अमीर के आमदनी के फर्क बढ़े हैं। चाहे हमारी स्वास्थ्य नीति हो, चाहे हमारी कृषि नीति हो, चाहे हमारी रोजगार नीति हो, चाहे हमारी शिक्षा नीति हो, हमारा खेलकूद हो, हमारा अध्यात्म हो, हमारे पर्व और त्योहार हो, जीवन के विविध आयामों में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आधुनिकता सर चढ़कर बोल रही है। और ये आधुनिकता हमें बार बार कह रही है कि जो कुछ दुनिया में परोसा जा रहा है, मानक तय किए जा रहे हैं, वह वैज्ञानिक है, प्राकृतिक है। चलो हम मान लेते हैं वैज्ञानिक है, प्राकृतिक है, तो फिर इतना तो बता दो कि पर्यावरण का संकट क्यों है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो फिर पर्यावरण संकट क्यों है। तो मित्रों, फिर से एक बार हम सूचीबद्ध करें, सूत्रबद्ध करें चीजों को, कि पर्यावरण एक जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ मामला है और जीवन के तमाम आयामों में दैहिक, दैविक और भौतिक स्तर पर अगर हम इस बात को भरोसा करते हैं कि हम प्रकृति के अंग हैं, तो प्रकृति के साथ सहयोग करते हुए, प्रकृति के साथ साहचर्य करते हुए, प्रकृति को का अपने को अंग मानते हुए अगर हम कोई जीवन पद्धति, जीवन दर्शन विकसित करते हैं तो पर्यावरण का संकट समाधान होता है। अन्यथा प्रकृति में उथल पुथल होगा और पर्यावरण के संकट नाना प्रकार के रूपों में सामने आएंगे। बीमारी के रूप में सामने आएगा, भूख के रूप में सामने आएगा, गरीबी के रूप में सामने आएगा, हिंसा के रूप में सामने आएगा, जनसंख्या विस्तार के रूप में सामने आएगा, बाढ़ के रूप में आएगा, सुखाड़ के रूप में आएगा, तूफान के रूप में आएगा, नाना प्रकार की बीमारियों के रूप में आएगा और कोरोना वायरस के भी रूप में आएगा। आने वाले समय में कई और वायरस आ सकते हैं। अगर हमने आधुनिक सभ्यता पर और विकास के मौजूदा नीति पर विचार नहीं किया तो मित्रों,
जब गांधी दृष्टि से हम विचार करते हैं तो गांधी जीवन में बहुत छोटे छोटे सूत्रों को सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति हम में से प्रत्येक की जरूरत तो पूरा कर सकती है, परंतु लोभ लालच किसी का नहीं पूरा कर सकती है। और ये लोभ लालच का एक व्यापक फलक है। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना लोभ लालच है, ज्यादा से ज्यादा संग्रह करना लोभ लालच है, ज्यादा से ज्यादा उपभोग करना ये लोभ लालच है। इस तरह की तमाम चीजें, चाहे वो मानसिक स्तर पर हम कर रहे हो या भौतिक स्तर पर कर रहे हो, एक इस तरह से दिखाते हैं कि हमको अपने जीवन को प्रकृति के साहचर्य में गुजारना है। प्रकृति के साथ हमारा युद्ध का रिश्ता नहीं है, प्रकृति के साथ हमारा सहयोग का रिश्ता है। इसलिए हम प्रकृति के साथ संवाद, सहयोग और समन्वय की नीति अपनाएंगे और अपने को प्रकृति का अंग मान के, परस्परावलंबी मानकर हम अपने जीवन के हर फैसले लेंगे, चाहे वो फैसले विकास के हों या जिस चीज के हों। मित्रों, सड़कें चमचमाती हुई चाहिए तो पहाड़ तोड़ना पड़ेगा। अब ये पहाड़ भी बचेगा और सड़कें भी चमचमाती हुई बनेंगी, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। हम प्रकृति के नियमों की अवहेलना करेंगे, चाहे निजी स्तर पर ही हो। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अगर हम इसको प्रकृति के साथ संतुलित नहीं तो शरीर में विकार पैदा होगा। उसी तरह से विकास की नीति तय करते समय अगर हम प्रकृति के पूरे संरचना को समझते हुए नीतियां नहीं बनाएंगे, आचरण नहीं करेंगे, तो हम पर्यावरण संकट के शिकार होंगे, प्राकृतिक असंतुलन के शिकार होंगे। तो गांधी ने एक सूत्र हमें दिया, प्रकृति को लेकर अपना दृष्टिकोण। मित्रों, ये जो पूरा दौर है और ये जो विकास है, इस दौर में एक दावेदारी है, मशीन की दावेदारी। और जब हम मशीन की दावेदारी पर बात करते हैं, कोई बहस चलाते हैं, तो एक सीधा सा उत्तर आता है कि अगर आपने गलती से मशीन की मुखालफत की तो कहा जाता है कि साहब ये तो विकास विरोधी है। और गांधी के बारे में तो प्रचारित है कि गांधी विकास विरोधी थे। मित्रों, मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। मैं केवल गांधी का शब्द दोहरा रहा हूं। गांधी कहते हैं कि दुनिया का कोई पागल व्यक्ति ही मशीन का विरोधी होगा। मैं तो मशीन के पागलपन का विरोधी हूं। तो मित्रों, गांधी दृष्टि से मैं यही कहना चाहता हूं, ये जो विकास का पागलपन है, इसको जांचे परखे बगैर अगर अंधाधुंध तरीके से हम स्वीकार करते रहेंगे तो पर्यावरण संकट होगा, जो अभी हो रहा है, इस कोरोना काल में भी हो रहा है। हम विवश हैं। हमने अपनी चेतना को, अपनी प्रज्ञा को शिथिल मान लिया है, बंद कर दिया है। हम टकटकी निगाह से WHO की तरफ देख रहे हैं, टकटकी निगाह से ICMR की तरफ देख रहे हैं, टकटकी निगाह से WTO के तरफ देख रहे हैं, टकटकी निगाह से विश्व बैंक के तरफ देख रहे हैं, टकटकी निगाह से हम बिल गेट्स को देखते हैं, टकटकी निगाह से हम जुकरबर्ग को तरफ देखते हैं, टकटकी निगाह से हम गूगल बाबा की तरफ देखते हैं। मैं ये सब कह के इनको खारिज नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि नीरक्षीर विवेक के साथ अगर हम फैसला लेना सीखेंगे तो पर्यावरण संकट से गांधी दृष्टि से रक्षा कर पाएंगे।
तो गांधी मशीन के पागलपन के विरोधी थे, एक बात। और एक दूसरी बात कि गांधी बहुत साफ साफ कह रहे थे कि मशीन का सम्मान अगर करना है तो सबसे पहले हम इस शरीर रूपी मशीन का सम्मान करना सीखें, क्योंकि उनकी मान्यता थी, जो सच भी है, कि आज भी दुनिया में शरीर से ज्यादा उन्नत कोई मशीन नहीं बना है। हम एक साथ इस मशीन से कितने काम लेते हैं। आंख से देखते हैं, नाक से श्वास लेते हैं, मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, हाथों से, उंगलियों से, पैर से, लीवर से, कंठ से, पीठ से, सिर से, सारी क्रियाएं कर रहे होते हैं और एक साथ कर रहे होते हैं। आज भी हम उतना उन्नत रोबोट नहीं बना पाए हैं जो मनुष्य के तरह ज्ञान के स्तर पर भी, बुद्धि विवेक के स्तर पर भी और शरीर के स्तर पर भी व्यापक स्वरूप ले सके। तो गांधी कहते थे इस मशीन की मदद के लिए जो मशीन चाहिए और इस उन्नत मशीन का जिन जिन मशीनों पर नियंत्रण हो सकता है, स्वामित्व हो सकता है, मेरा ऐसे किसी मशीन से विरोध नहीं है। जो लोग गांधी को मशीन विरोधी घोषित करते हैं, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। जब देश में टेलीफोन केवल वायसराय के पास था, तो दूसरा टेलीफोन गांधी के पास था और गांधी टेलीफोन का उपयोग करते थे। उस जमाने के लिए टेलीफोन सबसे उन्नत मशीन था। जब हिंदुस्तान में माइक्रोस्कोप केवल सर जगदीश चंद्र बसु के पास था, तो दूसरा माइक्रोस्कोप गांधी के पास था। उस समय के उन्नत कारों में से एक कार गांधी के पास थी। सांकेतिक रूप से गांधी बेशक उस कार को बैलगाड़ी में बांधकर खींचते थे। तो बहस बड़ी मशीन छोटी मशीन का नहीं है। बहस है कि मशीन ऐसी जो मनुष्य के क्रियाशीलता को, उसकी क्षमता को बढ़ा दे और मनुष्य को गुलाम ना बना ले, बल्कि मनुष्य का वह गुलाम बना रहे, ऐसी मशीन। तो प्रकृति में गुण है, क्षमता है, सबकी जरूरत पूरी करने का। लोभ लालच किसी का भी पूरा नहीं कर सकती है। एक सूत्र गांधी ने दिया पर्यावरण संकट से निपटने के लिए। दूसरा सूत्र गांधी ने दिया, मशीन के बारे में एक दृष्टिकोण दिया हमारे सामने। एक तीसरा सूत्र गांधी देते हैं और वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्षमता भर और आवश्यकता भर उपभोग करेगा। तो उपभोग का जो दृष्टिकोण गांधी ने दिया, वो हमें प्रकृति के साथ सहयोग सिखाती है, वो हमें प्रकृति के साथ जीना सिखाती है कि हम खाने के लिए जीवित नहीं है, बल्कि जीने के लिए खाएंगे और उतनी ही चीजें उपभोग करेंगे जितनी हमारी जरूरत है। और यह केवल भोजन के स्तर पर बात नहीं है, बल्कि ये संपत्ति के स्तर पर भी है, संसाधन के स्तर पर भी है कि हम अपनी जरूरत के लायक ही संसाधनों का उपयोग करेंगे और संग्रह करेंगे। अर्थात एक ऐसी जीवन दृष्टि, एक ऐसा अर्थशास्त्र जो मुनाफा आधारित नहीं होगा, बल्कि आवश्यकता आधारित होगा। और आवश्यकता वही है जो हमारे जीवन की बुनियादी जरूरत है। ये तीसरा सूत्र गांधी ने पर्यावरण के संकट से निपटने का दिया। मित्रों, गांधी आगे जीवन में काफी प्रयोग करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने मिट्टी, पानी, धूप, हवा को लेकर, प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर काफी कुछ अपने समय में प्रयोग किया और उसकी निष्पत्ति भी ठीक ठाक आई थी। आज जब हम कोरोना के कहर से जूझ रहे हैं,
कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, हेपेटाइटिस बी से, बीपी से जूझ रहे हैं, शुगर की बीमारी से जूझ रहे हैं, निमोनिया से जूझ रहे हैं, टाइफाइड से जूझ रहे हैं, कई प्रकार के फ्लू से हम जूझ रहे हैं, चिकनगुनिया से जूझ रहे हैं, अनेक बीमारियां जो लगातार हम पर हमलावर हैं। इन बीमारियों से मुक्ति के लिए गांधी बहुत साफ साफ कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यह एक चौथा सूत्र है कंजम्पशन का। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन के लिए, विनिमय के लिए, वितरण के लिए, उपभोग के लिए अगर हम प्रकृति के साथ सहयोग के आधार पर नीति नहीं बनाएंगे तो पर्यावरण का संकट पैदा होगा। मित्रों, मैंने बात शुरू की थी कि जब पर्यावरण के ऊपर चर्चा होती है तो पर्यावरण संकट के रूप में मोटी मोटी बातें बताई जाती हैं। सच ये नहीं है। जब हम गांधी दृष्टि से विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि आवश्यकता की पूर्ति के नाम पर मुनाफे के लिए खेती को हम जिस रास्ते पर लेकर बढ़े, चाहे वो फर्टिलाइजर का हो, पेस्टिसाइड्स का हो, ये जो पूरी पद्धति हमने विकसित की, इसने जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म कर दी और जमीन आज बंजर बनते जा रहा है। बौद्धिक दृष्टि से जो लोग विचार करते हैं वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कहाँ तो हम कह रहे थे कि जमीन किसकी जोते उसकी, जमीन का वितरण होना चाहिए। आज एक नया संकट पैदा हुआ पर्यावरण की दृष्टि से जमीन पर कि बंजर होने लगी जमीन। तो आज कहना पड़ रहा है कि जमीन बाद में बांटने के बारे में सोचेंगे, पहले जमीन बचाने के बारे में विचार किया जाए। और जमीन ही नहीं बचेगा तो फिर मनुष्य की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, वो भोजन की, पानी की, हवा की, ये कैसे पूरी होंगी, ये एक सवाल है। गांधी ये सोचते हैं कि जीने के लिए स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक भोजन हर किसी को चाहिए, पीने के लिए शुद्ध पानी हर किसी को चाहिए और प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन युक्त हवा सबको चाहिए। मित्रों, पर्यावरण संकट का एक चेहरा यह भी है कि आज भोजन के स्तर पर, पानी के स्तर पर और वायु के स्तर पर चीज़ें प्रदूषित हो चुकी हैं और हम बीमार होने के लिए, जीने के लिए इन चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं। तो जब हम गांधी दृष्टि से विचार करेंगे हमें इन तमाम पद्धतियों पर विचार करना पड़ेगा। तो मित्रों, हम आपसे ये निवेदन कर रहे थे, बोले ना कितने मिनट हुए? 48 मिनट। हाँ, तो मित्रों, मैं आपसे ये कह रहा था कि जब हम गांधी दृष्टि से पर्यावरणीय संकट का समाधान ढूंढने निकलते हैं तो हमको सर्वप्रथम चित्त के स्तर पर, मन के स्तर पर एक बार विचार करना चाहिए कि आधुनिक विकास, आधुनिक सभ्यता क्या वहीं जा रही है जहां हम जाना चाहते थे? और अगर वहां नहीं जा रही है तो एक बार इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि हमें जाना कहां था और कहां हम चले आए। अगर इस दृष्टि से हम विचार नहीं करेंगे और प्रत्यक्ष अनुभव को भी हम स्वीकार अगर नहीं करेंगे, मैं कोई हवाई बातें आपसे नहीं करना चाहता हूं। हमारी सरकारों ने कहा है, हमारे चिकित्सा विज्ञान के शीर्ष संस्थाओं ने कहा है, हमारे अखबारों ने कहा है, मीडिया के लोगों ने कहा है, पत्रकारों ने कहा है कि लॉकडाउन के पीरियड में गंगा शुद्ध हो गई। तो गंगा कैसे शुद्ध हो गई? क्या गंगा माता की जय बोलने से शुद्ध हो गई?
हम गंगा माता की जय जरूर बोलेंगे, बोलना ही चाहिए, क्योंकि गंगा हमारी माता इसलिए है कि वो हमारा पोषण करती है, हमारे सुख समृद्धि में योगदान करती है। जिस तरह से हमारी जन्मदात्री माता मेरा पोषण करती है, उसी तरह से गंगा भी हमारा पोषण करती है। ना केवल गंगा बल्कि तमाम नदियां पोषण करती हैं। उसी तरह से गाय भी हमारा पोषण करती है, बकरी भी हमारा पोषण करती है। ये जो पूरा प्रकृति और प्राणी जगत है, इसमें हमें आधार मिला है जीने के लिए, इससे हम पोषण पाते हैं, इसलिए इनके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं। तो गंगा शुद्ध इसलिए देखी गई कि लॉकडाउन के पीरियड में ढेर बड़े पैमाने पर जो कचरा, औद्योगिक कचरा हम गंगा में डालते थे, वो नहीं गया। केवल ये इतना मात्र रुक जाने से गंगा शुद्ध दिखने लगी और उसका पानी पीने लायक हो गया। इसका मतलब बहुत साफ है कि अगर हम किसी को तंग तबाह करना छोड़ दें, रोज रोज बीमार करने वाली दवा देना बंद कर दें, तो प्रकृति के एक अंग के रूप में ये शरीर कई बार अपने को फिर से रीसेट कर लेता है। तो कोरोना पीरियड में गंगा ने अपने को रीसेट किया, हवा ने अपने को रीसेट किया, को, गंगा को, नदियों को, वायु को, पहाड़ों को, जंगल को तो हम लोगों ने अपसेट कर दिया है। विकास की चाहत ने अपसेट कर दिया है, हमारी भोग की उत्कट आकांक्षा ने अपसेट कर दिया है। तो जो काम खुद हमने अपने हाथों से किए हैं, अपने दिमाग से किए हैं, तो उसको बदलना भी हमको अपने ही दिल से पड़ेगा। इसलिए पर्यावरण संकट का समाधान जब हम गांधी दृष्टि से तलाशते हैं, तो सबसे पहला जो संयम पैदा होता है वो इस रूप में पैदा होता है कि हम एक बार विचार करें कि जाना कहां था, कहां चले आए। हम अपने अंतरात्मा की आवाज पर जीना सीखें और अपनी आत्मा से पूछें कि जो कुछ हम उपभोग कर रहे हैं उसके प्रति हम कर्तव्य कितना निर्वाह कर रहे हैं। अगर हम पेड़ अपनी जरूरतों के हिसाब से उपभोग करते हैं, तो पेड़ के प्रति, जंगल के प्रति जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन हमको करना ही पड़ेगा। गांधी यही दृष्टि देते थे। गांधी बहुत साफ साफ कहते थे कि हमारे कर्तव्यों में से हमारा अधिकार निकलता है। तो हम जब अधिकार बोध से बाहर निकलेंगे, कर्तव्य बोध में आएंगे, तो जाहिर बात है कि प्रकृति हमारी हर जरूरत पूरी करेगी। तो एक सूत्र उन्होंने दिया। हम नदियों से उपभोग करते थे तो नदियों को साफ सुथरा रखने की चिंता भी करते थे। नदियों के प्रति एक दृष्टिकोण बना था हमारा। हम पहाड़ों का संरक्षण करते थे, हम जंगलों का संरक्षण करते थे, हम वन्य प्राणियों का संरक्षण करते थे, हम जल के प्राणियों का संरक्षण करते थे। मैंने अपने पिछले 40 साल के दौरान गंगा में काम करते हुए, कोसी में काम करते हुए ये महसूस किया है कि जिन मछुआरों पर डॉल्फिन को मारने का आरोप लगाया जाता है, वो कभी उसको मारते नहीं, क्योंकि डॉल्फिन के मारने का उनके जीवन में कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि डॉल्फिन का कोई मांस नहीं बनता है, डॉल्फिन का कोई व्यापारिक उपयोग नहीं है। तो मछुआरे क्यों मारेंगे उनको? लेकिन हम आरोपित करते हैं मछुआरों को कि गलती से कभी उनके जाल में कोई डॉल्फिन फंस जाती हो, एक आध डॉल्फिन मर भी जाती होगी। हालांकि मैंने देखा है कि कभी कभी तो मछुआरे आमतौर पर उसको जाल से किसी तरह से जीवन रक्षा करके फिर से नदी में डालने का काम करते हैं। तो मित्रों, हमने गांव को, गरीबी को ये मान लिया कि ये संकट है।
जबकि वो सादगी और सच्चाई का जीवन दर्शन था, प्रकृति के साथ सहकार था। हम भौतिक तौर पर बहुत सारी चीजों को जमा कर, लेकिन दिल के स्तर पर, मन के स्तर पर लगातार गरीब होते चले गए। हमारी भूख इतनी बढ़ गई, बात का ख्याल ही नहीं रखा कि पड़ोस में भी कोई भूखा हो सकता है। और जब हमारी खुद की भूख इतनी बढ़ी हुई है, संग्रह की भूख, तो हम पड़ोसियों के बारे में कितनी चिंता करेंगे। तो मित्रों, मैंने आज आपसे कुछ चर्चा किया कि पर्यावरण पर विचार करते समय पर्यावरण को समग्र रूप में देखना चाहिए, प्रकृति के साथ इसे जोड़कर देखना चाहिए। पर्यावरण संतुलन का मतलब है एक निसर्ग की जीवन पद्धति, निसर्ग की स्थिति, जिसमें हम, आप, मनुष्येतर प्राणी जगत, जीव जीवाणु, नदी, पहाड़, जंगल, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, सबके अपने अपने दायित्व हैं, और हम सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक दूसरे की रक्षा करते हुए, एक दूसरे से संवाद करते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए, एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अगर हम विकास का कोई नया रास्ता तलाश पाए, जीने का कोई रास्ता हम तलाश पाए, जो हमारे पारंपरिक जीवन में, ज्ञान में कई जगह था और तब हम जी रहे थे, इसलिए हमने कभी ये आकांक्षा नहीं पाली कि हमको धन संग्रह के लिए दुनिया पर कब्जा करना है, दुनिया से युद्ध करना है। माना कि जीवन मरण का जो ये पूरा चक्र है, इसे हमें पूरा करना है और प्रकृति के साथ, सहयोग के साथ पूरा करना है, लंबी जीवन जीते हुए पूरा करना है। अगर हम इन सब चीजों पर विचार कर पाए और हमने बनाई जिसमें दिखावा नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन उच्च स्तर की गुणवत्ता होगी, गुणवत्ता के मामले में वो कहीं भी कमजोर नहीं पड़ेगा, तो ऐसे गुणवत्ता आधारित जीवन के भोग और उपभोग को तय करें, विनिमय को तय करें, वितरण को तय करें, उत्पादन को तय करें, रहन सहन को तय करें, खेल कूद को तय करें। ये सब कुछ मुझे करना ही पड़ेगा, अन्यथा गांधी दृष्टि से पर्यावरण पर विचार हम करते भी रहें और अपने जीवन में कोई तब्दीली ना लाएं, तो मुझे लगता है कि ये पर्यावरण संकट पर उसी तरह का विचार होगा जैसे कि पूरी रामायण तो हम पढ़ गए, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि सीता किनकी पत्नी थी। तो मित्रों, पर्यावरण संकट पर विचार करते समय मुझे समग्रता में, निसर्गता में, प्रकृति के साथ जोड़कर इसमें से जो सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रम, सम्यक आजीविका के साथ जो रास्ता हम निकाल सकते हैं, वही गांधी का दृष्टिकोण है, वही गांधी दृष्टि है। आपने मुझे गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पुनः धन्यवाद। फिर मिलेंगे को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।